out, I'll be right at the stove. I got some dough, I'll let it go. I get it sold, my price is low. I got some money, but I want some more. अब भोपाल आए, सुबह सुबह तुमने जलेबी का नाश्ता नहीं किया तो तुम क्या ही भोपाल आए। भोपाली, सुरमा भोपाली बड़े मशहूर कैरेक्टर थे शोले फिल्म के। और भोपाल जो देश का एक सबसे खूबसूरत शहर है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। हम भोपाल आए हैं। भोपाल आने की खास वजह ये है किया की सोनेट फेसलिफ्ट। भोपाल की गलियों को तराशेंगे, वहाँ की इतिहास में इस गाड़ी के साथ जाएंगे, यहाँ की जो खूबसूरत लेक्स हैं उनके भी दर्शन करेंगे किया सोनेट फेसलिफ्ट के साथ। आइए चलते हैं भोपाल सिटी ऑफ लेक्स को एक्सप्लोर करने विद न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट। तो जनाब, भोपाल से हम 45 किलोमीटर का सफर तय करके सीहोर आ गए हैं और बड़ा मजा आया इस पूरे रास्ते में। अब बात कर लेते हैं किया सोनेट के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। देखिए, हिस्ट्री जाननी बड़ी ज़रूरी हो जाती है किसी भी चीज़ को जब आप ले रहे हो। 2020 में ये गाड़ी तैयार की गई थी। उस टाइम पे इसका मॉडल कोड जो था वो QY था। हर गाड़ी को एक कोड दिया जाता है तैयार करने से पहले, ताकि उसकी डेवलपमेंट होगी। और उसके आगे बात करें तो ये पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट के लिए तैयार की गई थी। बाद में इसको बहुत सी कंट्रीज़ में मार्केट किया गया, जैसे कि मिडिल ईस्ट में मार्केट किया गया, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, नमीबिया और बहुत सी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी, वहाँ पर भी इसको बनाया गया। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के किया प्लांट के अंदर इसको असेंबल किया जाता है भारत के अंदर, और बाकी जो कंट्रीज है वियतनाम में भी असेंबल करते हैं इसको। साउथ अफ्रीका में भी ये गाड़ी बिकती है। तो ये तो बात हुई किया सोनेट के बारे में। ये वेन्यू की सिबलिंग है। किया के K2 प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ी तैयार है। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें होंगी। अब आइए कॉस्मेटिक बातें करते हैं। ये गाड़ी दिख कैसी रही है, नई गाड़ी में क्या नया है, क्या पुराना है, या फिर ये एक तरीका है दोबारा से सेम प्रोडक्ट को नए गिफ्ट रैप करके दे देने का, आगे पहुंचा देने का। तो आइए शुरुआत करें फ्रंट प्रोफाइल के साथ कि सामने से देखने में आपको क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है। गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने छोटी किया सेल्टॉस दे दी है। अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप देखिए आपके एस्पिरेशन सेल्टॉस की हो और बजट सोनेट का हो और दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए, तो ये वो वाली चीज़ है कि आपको कम पैसे में एक ज़्यादा बड़ी गाड़ी का फील मिलता है। शुरू करते हैं एक्सटीरियर प्रोफाइल के साथ। सबसे पहले गाड़ी को सामने से देखेंगे, क्योंकि सामने से देखने में ही आदमी को ज़्यादा आनंद आता है। तो अगर सामने देखने की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ग्रिल, आपको वही टाइगर नोज ग्रिल मिलती है, बट पहले से थोड़ी एनहांस कर दी है। जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया। मतलब ये गाड़ी की रोड प्रेजेंस अच्छी लगती है। जब सड़क पे चलती है तो आपको लगेगा नहीं आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हो, आपको लगेगा कि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हो। मतलब काइंड ऑफ सेल्टॉस वाली फील लेती है, मिनी सेल्टॉस वाली फील है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर LED DRLs हैं जो इस तरह से ऐड किए गए। मतलब मैं इसको कोबरा के दांत कहता हूँ, ये मेरा अपना देने का टर्म है, बट ये लोग इसको स्टार मैप LED DRLs कहते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्राउन ज्वेल शेप में LED हेडलैम्प्स है। अगर आप लोअर ट्रिम्स लेंगे तो वहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। अगर आप मिड ट्रिम लोगे तो वहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स प्लस LED DRL मिल जाएगा। टॉप एंड की तरफ जाओगे, जैसे कि एक्स लाइन का टॉप ले लेते हो, GT लाइन का टॉप ले लेते हो, एक्स लाइन का टॉप ले लेते हो, तो वहाँ पर आपको LED DRL और LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पर ये बेहतरीन चीज़ लगी, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग है यहाँ पर कि स्लीक एकदम फॉग लैम्प लगाए गए हैं, जो ये गाड़ी को एक क्लासी लुक भी देते हैं। मतलब एक अप मार्केट फील यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ आप देखिए आगे वाले बम्पर पर सेंसर्स लगे हुए हैं। वहाँ पर आप नोज के पास देखेंगे तो वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है, बहुत ही लाजवाब काम करता है। चलाते वक्त आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें 3D कैमरा वगैरह भी है। साथ ही साथ इसमें ADAS लेवल 1 भी है, वो कैमरा से चलता है, उसमें रेडार नहीं है। तो ये ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल किया और हिंडई, ये दो ऐसे कंपनियां हैं जिनको मेरे को लगता है कि सुंदर गाड़ियां बनाना आता है, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत गाड़ियां बनाते हैं। और इस गाड़ी में भी कोई कमी नहीं है। अगर आप देखो तो लोग कहते हैं लुक सब्जेक्टिव है, मैं कहता हूँ लुक सब्जेक्टिव नहीं है यार, बट लाइक दीपिका पादुकोण सबको अच्छी लगती है। अगर सब्जेक्टिव होता तो कुछ को अच्छी लगती, कुछ को नहीं लगती, क्योंकि वो खूबसूरत है तो सबको अच्छी लगेगी। अगर ये गाड़ी अच्छी दिखती है तो सबको ही अच्छी दिखेगी, किसी को खराब नहीं दिखेगी। तो लुक सब्जेक्टिव कैसे हुए, कैसे हुए? एनीवे, आगे चलते हैं। तो ये तो बात हुई फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, देखने में अच्छा लग रही है। अगर आप लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, रोड प्रेजेंस अच्छी है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड की तरफ, और साइड में क्या कुछ है वो बात कर लेते हैं। फ्रंट प्रोफाइल हो गया, अब गाड़ी को साइड से निहारते हैं, तसल्ली से देखेंगे। सबसे पहले नजर जाती है अपनी टायरों के ऊपर। 16 इंच के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स है और अच्छे लग रहे हैं। अगर आप एंट्री लेवल ट्रिम पे जाओगे, बिल्कुल एंट्री लेवल, तो वहाँ पर आपको स्टील व्हील मिलते हैं, 15 इंच के मिलेंगे विद व्हील कवर। लेकिन उससे ऊपर हर ट्रिम के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सबके डिजाइन थोड़े बदले जाएंगे, लेकिन मोर और लेस ये सेम रहेंगे।
और कलर पैटर्न वगैरह थोड़ा बहुत बदल जाएगा, बट सभी जो डिज़ाइन है ना अलॉयज़ के वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन हैं। वहाँ पर आपको कोई शिकायत कंप्लेंट कुछ नहीं आएगी। अगर आप साइड प्रोफाइल वैसे भी देख लो तो कोई कैरेक्टर लाइन वगैरह खास नहीं है, यहाँ पे थोड़े बल्जेस हैं जो कि गाड़ी को ज़्यादा चौड़ा ही महसूस कराते हैं, ऐसे पतला नहीं कराते। या शोल्डर पर आपको एक क्रोम की लाइनिंग पूरी दिखाई दे रही होगी। ORVMs बॉडी कलर में मिल जाते हैं यहाँ पर। इसके नीचे भी कैमरा लगा हुआ है, मैंने आपको बताया गाड़ी में एडास है, और साथ ही साथ ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है। किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताएंगे, यानी कि जब आप लेन चेंज करते हैं तो ये कैमरा आपको पीछे का रास्ता दिखाता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी की पूरी स्किड प्लेट है यहाँ पर अच्छी लगती है, कुछ उसमें शिकायत नहीं है। ये जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे मेटालिक फिनिश दी गई है, ये चेंज हो जाती है ट्रिम वाइज, ये थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो ओवरऑल अच्छा लुक, कोई कंप्लेन नहीं है। ऊपर एक नॉन फंक्शनल स्पॉइलर है। आप बताओ कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि आपको कुछ बदलाव लग रहा है, आपको भी कुछ बदलाव नहीं लग रहा। मतलब मेरे को साइड प्रोफाइल में कुछ खास बदलाव लग नहीं रहा, विच इज़ फाइन। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बदल ही दो। जो चीज़ अच्छी है उसको रखा भी जा सकता है, या फिर उसके साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसी बात पे आप अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो पूरा प्रोफाइल भी पढ़ देते हैं आपके लिए। 215, 60, 8, 16। तो टायर की विड्थ भी अच्छी है, MRF के टायर लगे हुए हैं, विच इज़ गुड, इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। अब चलते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ, आ जाइए। अब हम आ गए गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ। रियर प्रोफाइल की बात करें, अगर मैं इसको छुपा दूं तो पहली नज़र में कोई भी देख के नहीं बता पाएगा ये सोनेट है, लोगो लगे सेल्टॉस है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बना दिया इसको सेल्टॉस के आसपास। उसका कारण है ये कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, जो कि बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। अगर आप इस टेल लैंप का फ़ायदा बताऊं तो ये कि इससे गाड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही है। ऐसा देखने में लगता है कि इसकी विड्थ बढ़ गई है, हालांकि आई गेस डायमेंशन में कोई ज़्यादा चेंज है नहीं, बट क्योंकि अभी ये पूरे एजेस वगैरह बाहर आ रहे हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा मिल जाता है। इट्स लाइक कि अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो थोड़े से बाल सीधे खड़े करके बना लो या पगड़ी पहन लो, ये वो वाली बात हो गई। तो ये काइंड ऑफ इसकी पगड़ी यहाँ पर अटैच हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही है। यहाँ पर ऊपर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, एक शार्क फिन एंटीना। जो स्पॉइलर है ये आपको GTX ट्रिम में मिलता है और X लाइन में मिलता है। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो आप डीलरशिप पे बोलेंगे स्पॉइलर लगा दो, तो वो तो मोर देन हैप्पी होंगे एक्सेसरी बेचने में, और वो लगा देंगे। लगवा लेना है स्पॉइलर, जब गाड़ी लो स्पॉइलर लगवा लेना, इससे गाड़ी बढ़िया लगेगी आपकी। एक ना स्पोर्टीनेस आ जाती है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। 4-5 हज़ार रुपये की चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो, मतलब अगर डीलरशिप लेवल पर मैं बात करूँ 4-5 हज़ार, अगर आप बाहर जाओगे तो दिल्ली में हमारे करोल बाग मार्केट है, वहाँ तो खैर कहने ही क्या। एनीवेज, इधर आपको डिफॉगर, वाइपर, ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और जो इसकी रियर बम्पर है ना, बम्पर के डिज़ाइन में भी चेंज किया ने हर ट्रिम के लिए, यानी कि GT लाइन ट्रिम, X लाइन ट्रिम और आपकी टेक लाइन ट्रिम, इनके लिए हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, बट मोर और लेस अभी भी ठीक लग रहा है। बम्पर में भी कोई शिकायत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये हल्की मैट ब्लैक फिनिश के साथ नीचे यहाँ पर हल्का सा ग्लॉसी में इंसर्ट डाल दिया रेड का, और एक ये मेटालिक कलर का इंसर्ट डाल दिया है, जो इसको थोड़ा स्पोर्टी लुक भी दे रहा है, थोड़ा SUV वाली फील भी दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर ये कर्वी होता तो और ज़्यादा वो जो होता है ना एक प्रॉपर SUV वाली फीलिंग वो आती थी, बट नेवरदलेस कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग नहीं रही। लगती होती तो मैं बताया था। आप बता दो कमेंट करके अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार नहीं ये बात नहीं बनी, वो बात नहीं बनी, वैसी कोई चीज़ है तो बता देना। तो ये तो बात होगी इसके एक्सटीरियर के बारे में। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ मौजूद है। चलिए चलें। अब चलिए गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। अंदर से बैठ के भी आपको पहली झलक में जैसे आप स्टीयरिंग देखोगे आपको बिल्कुल सेल्टॉस की याद आ जाएगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। अगर आप इसकी MID स्क्रीन देखोगे वहाँ पर भी आपको सेल्टॉस की याद आ जाएगी। 10.25 इंच की MID स्क्रीन यहाँ पर है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको कहा जाता है। और अगर आप ये टॉप ट्रिम्स लेते हो, GT लाइन और X लाइन लेते हो, तो वहाँ पर आपको इतनी बड़ी 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा जब आप लोअर ट्रिम्स पर जाते हो तो वहाँ पर आपको लगभग 4.25 इंच का एक कलर इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाता है। इसके अंदर अलग अलग थीम्स भी हैं, वो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ओवरऑल जब मैं पहली बार बैठता हूँ उस कैबिन के अंदर तो बैठ के लगता नहीं है कि हम एक छोटी SUV में बैठे हैं, वाकई में एक लगता है कि एक बड़ी SUV में बैठे हैं। हालांकि पूरी कलर थीम ब्लैक है, ब्लैक कलर से ज़्यादा चीज़ें ब्रॉड नहीं लगती, उसके बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस महसूस होती है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो बेहतरीन सीटिंग कंफर्ट है, अच्छा थाई सपोर्ट है, सीट बहुत अच्छी है। आप ये देखो मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है और मेरा थाई को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि थाई हवा में उड़ रही है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। स्टीयरिंग में आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि मैं बताया आपको एडास लेवल 1 है गाड़ी के अंदर, तो लेन की असिस्ट वगैरह मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल मिलता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं, क्रूज कंट्रोल है यहाँ पर। और ये जो बटन्स वगैरह है काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्लश लगते हैं। अप मार्केट आपको बटन्स फील होते हैं, या टॉगल करने के लिए स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं,
तो ये सब बढ़िया लगता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर ये वॉइस कमांड का बटन है, इधर से आप मोड चेंज कर सकते हो, ऑडियो मोड वगैरह ये सब चीज़ें जो है AM FM वगैरह ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। और ये फेवरेट्स मार्क करने के लिए और ये फ़ोन उठाने के लिए। वॉइस कमांड जो है वो इंग्लिश में भी चलती है। अगर मैं इसको दबा के बोलूँगा सनरूफ खोल दो, स्टीयरिंग से पीछे चलोगे तो आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा, डिजिटल क्लस्टर है पूरा का पूरा। और आप ये देखिए इसमें बढ़िया ग्राफिक्स आते हैं। 10.25 इंच का क्लस्टर है, ये आपको मिलता है टॉप एंड ट्रिम्स के अंदर मिल जाता है, एक्स लाइन में मिल जाता है, GT लाइन में मिल जाता है। और अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 4.25 इंच की स्क्रीन मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल हो जाता है, कलर है वो भी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे जैसे मोड चेंज करोगे आप यहाँ पे ड्राइव मोड, तो ये देखो स्पोर्ट किया तो ये ग्राफिक आएगा, इको पे ये वाला ग्राफिक आएगा, नॉर्मल का ये वाला आएगा। और ये मोर और लेस किया और हिंडई की गाड़ियों में लगभग सेम तरह के ही इस तरह के ग्राफिक्स और एनिमेशन वगैरह आते हैं। और जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो आप ये देखिएगा कि जब मैं लेफ्ट इंडिकेटर देता हूँ, राइट इंडिकेटर देता हूँ, तो जैसे ये टाकोमीटर है वो अपना स्पीडोमीटर है, उनके अंदर कैमरा दिखने लग जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपको तमाम जानकारियाँ मिलती रहती हैं कि आपका कितना फ्यूल वगैरह ये सब चीज़ें यूटिलाइज हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक नेविगेशन की कंपास भी मिल जाता है। TPMS भी गाड़ी के अंदर है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आपकी गाड़ी में गाड़ी के टायरों में कितनी हवा है, कितनी हवा फिलहाल नहीं है। और इसके अंदर ये एडास का जो लेन कीप असिस्ट फीचर वगैरह है उसके लिए यहाँ से आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत जब आप खरीद लोगे तो डिटेल में चले जाएंगे, बट अच्छा लगता है देखने में, वहाँ पर कोई परेशानी आपको नहीं आती। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और अगर मैं इस पर अपनी राय दूँ, अपना फीडबैक दूँ, अपना ओपिनियन दूँ, वर्डिक्ट दूँ, कुछ भी दूँ, तो उस हिसाब से अगर आप ये देखो तो ये गाड़ी को काफ़ी एक लेवल ऊपर ले जाता है। मतलब कि मैं फिर भी बात कहूँगा कि आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV चला रहे हैं, लेकिन जो फीचर्स हैं, जो फील है, वो एक कॉम्पैक्ट SUV के आते हैं। और काफ़ी जैसे हम हिंदुस्तानियों को ना गाड़ी से लगाव होता है, गाड़ी हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल भी है, तो ये स्टेटस सिंबल मैच करता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कुछ है। सेंटर कंसोल की तरफ आए, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बोस के 6+1 स्पीकर है, 6 स्पीकर, एक सबवूफर इसके अंदर लगा हुआ है। ये आपको टॉप एंड ट्रिम से मिलता है, GT लाइन एक्स लाइन में मिलता है। अगर आप मिड ट्रिम में जाएंगे तो वहाँ पर 8 इंच की स्क्रीन हो जाती है। और बेस मॉडल में जाएंगे तो आपको ये खांचा जरूर मिल जाएगा, कुछ शायद इसके अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो पूरा पूरा कनेक्टेड सिस्टम का इन्होंने बनाया ना, ये बेस मॉडल से ही तैयार करके दे दिया है कि बाई चांस आप बाद में लगवाना चाहो तो आप वो जाके करवा सकते हो। और अगर मैं इसके ग्राफिक वगैरह की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब फिर वही बात है कि अगर आपने सेल्टॉस में कभी देखा हो या सेल्टॉस का कोई वीडियो देखा हो या इससे पहले वेन्यू का देखा हो, तो वैसी वाली चीज़ें। किया कनेक्ट के बहुत से फीचर्स आते हैं, मैं आपको किया कनेक्ट के बारे में भी बता दूंगा अभी ऐप में खोल के कि वहाँ पे क्या कुछ है। और क्लाइमेट मैप, साउंड, मूड लैम्प वगैरह, रेडियो, ये सब चीज़ें, मीडिया वगैरह चल जाती है। तो अच्छा है, टच काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है और नेविगेशन भी अच्छा काम करता है। नेविगेशन की भी आपको शिकायत यहाँ पर नहीं मिलेगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें मिल जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसके अंदर जितना हम जाते जाएंगे वो उतना अंदर चले जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर HVAC कंट्रोल्स है, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इधर ये हैजार्ड लैम्प इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि भाई बटन्स दिए हैं, कैपेसिटिव टच वच का ये सब तामझाम लफड़ा नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को प्रैक्टिकल लगते ही नहीं है। बट यहाँ पे बटन है, हर चीज़ के लिए बटन आपको मिल जाता है। और एक ये छोटी सी स्क्रीन लगाई गई है विच इज़ गुड। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलता है। इधर बटन्स की मदद से आप ये फ़ैन वगैरह अप डाउन करते हो, तो ये अच्छा लगता है। इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ भी ऑड नहीं लग रहा, ऑफ नहीं लग रहा। इससे थोड़ा सा नीचे होगे ना तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपको बटन दिखाई दे रहे हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं तो और 3 स्पीड वेंटिलेशन है यहाँ पर, 1 2 3, हाँ। और पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए है यहाँ पर, मतलब रियर नहीं, फ्रंट में पैसेंजर और को ड्राइवर और ड्राइवर सीट्स के लिए। ये जो ये 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ये देखो यहाँ से मैंने बटन दबाया है, कैमरा ऑन हो गया। तो अगर आप मतलब कभी भी इस बटन के इस्तेमाल से कैमरे को चालू कर सकते हो। और ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे 3D, ये मतलब ऐसे हाई एंड गाड़ियों में आता था पहले, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी सबने इस्तेमाल करनी शुरू कर दिया और ये काफ़ी अच्छी है। गाड़ी चलाते वक्त इसमें काफ़ी मदद मिलती है। इनफैक्ट आप पार्क वगैरह कर रहे हो तो आप पार्किंग करने के बाद ये देख सकते हो, कितना बढ़िया लग रहा है ये वाला। यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला भी कैमरा एंगल आ गया ये अपना रियर का। ये देखो, यहाँ ऊपर टॉप एंगल से भी देख सकते हो रियर, यहाँ से भी रियर देख सकते हैं अपन, और इधर से भी देख सकते हैं, साइडवेज भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और इसको भी आप और जूम करके देख लो कि क्या है। तो ये बढ़िया चीज़ है। दोबारा से नीचे आ जाते हैं, बटन्स के पास दोबारा आएंगे, कैमरा को ऑफ कर देंगे। यहाँ से आपको ड्राइव मोड शिफ्ट होते हैं, मैंने आपको दिखाया कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। इधर से आप ट्रैक्शन कंट्रोल, बेसिकली स्नो, मड और सैंड, 3 तरह के ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको मिल जाते हैं, 3 तरह के ट्रैक्शन ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ बात ये होगी। इसके बाद ये AC वेंट्स वगैरह ये मोर और लेस पहले जैसे ही हैं, उसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। और एयर कंडीशनिंग अच्छी है, हालांकि अभी हम लोग सर्दी में ड्राइव कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है ये, बट ऐसी कोई शिकायत आपको इसमें एयर कंडीशनिंग की नहीं आएगी। यहाँ पर इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड भी है
और ये डिसेंट काम करता है। मैं पर्सनल ओपिनियन इस पर दूँ तो मेरे को वायरलेस चार्जिंग पैड्स में ज़्यादा रिलाई नहीं करता, बट किया ने एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये कर रखी है कि आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट नीचे दे दिया है, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको बस एक तार ही रखनी है और ये काफ़ी फास्ट चार्ज करता है, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं। इधर 12 वोल्ट का एक सॉकेट है और साथ में यहाँ पे USB है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाने के लिए। हम जो ट्रांसमिशन चला रहे हैं ये 7 DCT है और ये आपको DCT का ही ये शिफ्टर नज़र आ रहा होगा, PRND ये सब है। इधर आपको यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और बीच में आप पेपर वगैरह भी कुछ रख सकते हो। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और आर्मरेस्ट जो है इसके नीचे लगा हुआ है एयर प्यूरीफायर, ये बढ़िया चीज़ है। और आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ा सा अंडरआर्म स्टोरेज है। यहाँ से आगे चलोगे तो आपको इधर एक ग्लव बॉक्स मिलता है, ग्लव बॉक्स में भी अच्छी स्टोरेज है। तो ओवरऑल जो स्टोरेज है ना, चाहे आप डोर पॉकेट्स की बात कर लो, हर तरफ अच्छी स्टोरेज आपको मिलेगी। और फ्रंट में जो ये हैंडल बार्स है, हैंडल बार के ऊपर भी फैब्रिक का थोड़ा काम किया हुआ है, वो उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जो ओवरऑल ब्लैक और ये बेज क्रीम की थोड़ी सी इंसर्ट्स डाले गए हैं ना, उससे अच्छा महसूस हो रहा है, उसमें फील आ रहा है। इंटीरियर ओवरऑल जो है ये पूरी ब्लैक रूफ दी है, डार्क रूफ दी है और यहाँ पर आपको एक सनशेड होल्डर मिल जाता है जो कि बहुत काम की चीज़ है। आप इसमें सनशेड रखना है तो सनशेड रखो, सनशेड ना रखना है तो टोल कीपर च रखो, जो मन करे वो रखो। और IRVMs है जो ये आपको ऑटो डिमिंग मिल जाते हैं, SOS बटन, किया कनेक्ट के बटन के साथ, और किसी तरह की मुसीबत में आपको मदद करते हैं। होगी सारी बात। अब चलो सेकंड रो में चले। सेकंड रो में जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। 4 वे एडजस्टेबल है, यानी कि अगर आप रिक्लाइन एंगल जो है ये बटन से आगे हो जाएगा, सीट आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन जो हाइट है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा, ये हाइट मैनुअली है, लेकिन आगे पीछे और रिक्लाइन एंगल जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी से उतरकर, अब सेकंड रो की बात हो जाए। तो हम सेकंड रो में आ गए। सेकंड रो में एक शिकायत होती थी सोनेट में कि यार स्पेसिंग का इशू है, स्पेसिंग का इशू है, बट अब वो इशू काफी हद तक किया ने रिजॉल्व कर दिया है, थैंक्स टू दिस स्कूप। ये स्कूप हिंडे वेन्यू से निकलना शुरू हुआ था और अभी लगभग हिंडे क्या कि हर गाड़ी के अंदर स्कूप निकालते हैं। इन्होंने अच्छा इनोवेशन किया है कि आप ऐसे अच्छा नी रूम दे सकते हैं। तो आप देखो, मैं फिर बताऊँ, मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच, आगे की सीट मैंने अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर रखी है और यहाँ पर अच्छा नी रूम है, बेहतरीन थाई सपोर्ट है और अच्छा लेग रूम है, कोई परेशानी नहीं। हेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, काफ़ी जगह है। अगर मैं पीछे भी रखूँ तो ये जो हेडरेस्ट है इसकी भी पोजीशन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब मैं चाहूँ तो मैं आराम से ऐसे सो के जा सकता हूँ। इधर यहाँ पर एक आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के साथ इधर 2 कप होल्डर भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो अच्छी कंफर्टेबल सीटिंग लग रही है, पूरे बैक को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वो परेशानी नहीं आ रही। और मेरे को लगता है कि लगभग अगर कुछ लोग जो फिटनेस पे ध्यान देते हो तो वो तो 3 आराम से बैठेंगे, वरना मेरे जैसे अनफिट 2 लोग तो बहुत बढ़िया बैठेंगे और बीच में एक अच्छा बच्चा बैठ सकता है। तो अगर कोई फैमिली है 4 साढ़े 4 लोगों की तो वो जा सकती है। अगर यंगस्टर्स हैं तब तो भाई 4 दोस्त तो जिसमें गेड़ी मार ही सकते हैं, वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ओवरऑल आपको एक फैमिली फील भी मिल जाती है। अगर आप अकेले भी चलाने जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेकंड रो इज कंफर्टेबल, कोई यहाँ पर शिकायत आपको नज़र नहीं आएगी। एक चीज़ जो सिर्फ इस गाड़ी में और किसी गाड़ी में नहीं है वो है ये ब्लाइंड्स। हाँ, तो अब सोनेट के अंदर ये ब्लाइंड्स आ गए हैं, कंपनी ने ही देने शुरू कर दिए कि आपको आफ्टर मार्केट वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप ये ब्लाइंड्स लगाइए और आराम से पिछली सीट पर आनंद लीजिए, तो धूप वगैरह नहीं आएगी। दूसरी चीज़ की रियर AC वेंट्स है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और होने भी चाहिए। मेरे को लगता है गाड़ी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में देश के कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पे एक्सट्रीम गर्मियाँ पड़ती है, तो वहाँ पर ये AC वेंट्स काफ़ी काम के होते हैं। नीचे आपको 2 C टाइप चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये भी। C टाइप चार्जिंग सॉकेट जितने ज़्यादा गाड़ी में हो उतना बढ़िया होता है, पूरी गाड़ी भर दो इससे। और यहाँ पीछे भी आपको वॉलेट वगैरह रखने के लिए थोड़ी स्पेस दी है। सीट पॉकेट्स है यहाँ पर और सीट के पीछे दोनों तरफ पॉकेट लगाई है और इनफैक्ट यहाँ पर भी एक अच्छी पॉकेट बनाई है यार, काफ़ी अच्छा इनोवेशन है ये, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती आपको। तो ओवरऑल सेकंड रो का जो इम्प्रेशन है गुड और कोई शिकायत नहीं है। पीछे भी बैठते हो आप तो आपको एक अच्छा व्यू आता है, आपको सामने भी ना पूरा दिखाई देता है। मगर मैं यहाँ से बैठूंगा तो मैं आराम से विंडशील्ड के बाहर देख के नज़ारे वगैरह देख सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। और गाड़ी अंदर स्पेशियस लग रही है, उसमें वो कोई कमी नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर दिखाई देगा, इसको मैंने ऑन कर दिया और इसके अंदर मोड है, डिस्प्ले वगैरह भी आप चाहो तो डिस्प्ले कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस उसकी। अब जैसे दिखा रहे हैं 88, 84 का AQI दिखा रहा है गाड़ी के अंदर का, और ये लगातार काम करता रहता है। आप बंद करना चाहो बंद कर दो, चालू रखना चाहो चालू कर दो, स्पीड वगैरह भी कंट्रोल हो जाती है। उसके नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर ये आपको AC वेंट्स नज़र आ रहे होंगे, रियर AC वेंट्स। अच्छी बात है, काफ़ी काम की चीज़ है।
सेकंड रो में एसी वेंट्स होने चाहिए। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ और देखते हैं बूट में कितनी जगह है। सेकंड रो हुई समाप्त। बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस जो है वो 392 लीटर की है और पहले भी यही आ रही थी। अच्छी सी स्पेस है, कोई यहाँ पर आपको कंप्लेंट नहीं आती। अंदर एक लाइट भी आपको मिल जाती है छोटी सी, वो भी सही है। और नीचे स्पेयर व्हील वगैरह सब मिलेगा। सीट जो है वो स्प्लिट भी हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बढ़ानी हो बाई चांस तो आप वो बढ़ा सकते हैं। ऊपर एक पार्सल ट्रे है। तो ये तो बात हुई किया सोनेट के लुक्स के बारे में और फीचर्स के बारे में। अब इसके ड्राइव इंप्रेशन की बात कर लेते हैं, गाड़ी चलने में कैसी है। अब आ रही है किया सोनेट फेसलिफ्ट के ड्राइव इंप्रेशन के बारे में चर्चा करने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। 1.2 लीटर का एक इंजन मिलता है आपको नेचुरली एस्पिरेटेड। 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिल जाता है, TGDI जो हम चला रहे हैं फिलहाल। और तीसरा जो इंजन ऑप्शन है ये डीजल इंजन ऑप्शन है, 1.5 लीटर का CRDI इंजन मिलता है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन है इसके अंदर आपको IMT ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है और आपको डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको मिल जाएगा और AT ट्रांसमिशन भी आपको इसके अंदर मिलता है, AT टॉर्क कन्वर्टर वो मिल जाता है। तो अलग अलग इंजन से अलग अलग ट्रांसमिशन भी है। जैसे जो DCT ट्रांसमिशन है 7 स्पीड DCT, ये आपको तब मिलेगा जब आप ये टर्बो वाला इंजन लेते हो। 1 लीटर का टर्बो TGDI इंजन लोगे तो आपको ये DCT ट्रांसमिशन मिल जाएगा 7 स्पीड वाला। अभी जो मैं चला रहा हूँ मैं देखो उसके बारे में बता सकता हूँ। जो मैंने अभी वो नहीं चला है तो उसका ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो वो पुराने इंजन ही हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं। इंजन चलाने में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की सी नॉइज़ आपको महसूस होगी, वो हर 3 सिलेंडर इंजन के साथ दिक्कत है, वो नॉइज़ ही होते ही हैं थोड़े से। बट वहाँ पे आपको अगर आप नॉइज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो आपको पावर अच्छी मिलेगी। आप ये देखो जैसे मैंने पंच किया और ये गाड़ी भागनी शुरू हुई, थोड़ा सा आवाज़ कर रही है लेकिन भागती बहुत बढ़िया है। और ब्रेकिंग भी अच्छी है, अच्छे ब्रेक्स लगा दिए। चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं तो वो पहले से बेहतर हो गई है। स्टेबिलिटी वगैरह, ब्रेकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग जो है वो लोअर स्पीड पे हल्का सा आपको टाइट लगेगा, बट आपको हायर स्पीड पे कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे परेशानी नहीं है। लोअर स्पीड पे हल्का सा मेरे को लगा कि शायद स्टीयरिंग थोड़ा टाइट है, वो थोड़ा और लूजन अप होता तो मज़ा आ जाता, वो एक चीज़ होगी। अब बात कर लेते हैं एडास के बारे में। एडास लेवल 1 आया, उसके साथ जो मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लगता है वो लगता है कि भाई इसके अंदर जो लेन कीप असिस्ट है। अब लेन कीप असिस्ट हमने ऑन कर रखा है, बाहर लेन मार्किंग हो रही है। आप ये देखिए गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप गाड़ी को लेन में रखता है और ये इस तरह से गाड़ी कभी नहीं चलानी चाहिए जैसे ये लोग ओवरटेक कर रहे हैं। तो अब ये देखिए जैसी गाड़ी थोड़ी सी भी लेन से मैं बाहर अगर खींचता हूँ तो स्टीयरिंग उसको वापस अंदर लेन में ले आएगा। स्टीयरिंग आपको छोड़ना नहीं चाहिए, डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, बट हमेशा स्टीयरिंग पकड़ के रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आई गेस ये स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए, गाड़ियों के अंदर आना चाहिए कि भाई लेन कीप असिस्ट वगैरह हो। एडास अच्छा काम करता है, लेन कीप असिस्ट इसका अच्छा काम करता है। फॉरवर्ड लीडिंग व्हीकल डिपार्चर वार्निंग जो है वो भी देता है, यानी कि आगे कोई गाड़ी जा रही है वो अचानक चल पड़े तो उसकी वार्निंग मिलेगी। कोलिजन वार्निंग मिलती है, इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह, ये सारे बहुत सारे इसके सेफ्टी फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले अगर सेफ्टी एक्टिव पैसिव सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एड ऑन्स इसके अंदर हो गए हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। ओवरऑल कंफर्टेबल राइड है, कोई बॉडी रोल वगैरह वैसा महसूस नहीं होता, हालांकि उतनी कुछ ज़्यादा हाइट भी नहीं कि बॉडी रोल महसूस होना चाहिए। सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप रोज़मर्रा में चला रहे हैं, देखो ये सब सूडो एसयूवीज़ हैं, ऐसा तो है नहीं कोई कि आप इसको लेकर ऑफ रोड करने निकल जाओगे, कोई तुक ही नहीं बनता है, गाड़ी बनी नहीं उस काम के लिए, है ना। आप डेली ऑफिस जाओगे, मार्केट जाओगे, बच्चों के साथ घूमने जाओगे, अकेले घूमने जाओगे, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाओगे, आपको वहाँ पर कोई कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक कंफर्टेबल ड्राइव आपको इसके अंदर मिलेगी। माइलेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी क्लेम जो करती है वो करती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक के अंदर भी बताऊँ 15 की माइलेज आपको आराम से दे देगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। DCT जो है वो 15 की माइलेज आपको निकालेगा बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। निकालने को तो मैं 20 की माइलेज भी आप ले सकते हो, लेकिन फिर ये है कि आप हाईवे पे चल रहे हो तो 20 की माइलेज आपको मिल जाएगी। आप 80 से 100 के बीच में अगर आप स्पीड मेंटेन करते हो तो आप आराम से 20-22 की माइलेज निकाल लोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। इससे ज़्यादा तो जब आप खरीद लेंगे गाड़ी तो देख लीजिएगा। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आपको दुख नहीं होगा गाड़ी को खरीदने में, आपको लगेगा कि हाँ मैंने एक पैसे दिए हैं तो मैंने सही प्रोडक्ट उठाया है, वहाँ पर कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। और कुछ तो नहीं रहा इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो और कुछ रहा है। मैं थोड़ा बहुत ऐसा पहाड़ों पे भी मिट्टी में भी चला के देखा तो अच्छा ट्रैक्शन मिलता है, ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मेंटेनेंस वगैरह की बात करी जाए तो मेंटेनेंस किया का कहना है कि भाई हम अपने कॉम्पिटिटर्स से सबसे सस्ते हैं,
मेंटेनेंस के मामले में उन्होंने अपनी रिसर्च कराई है। बाकी आप कमेंट करके बता दो कि की मेंटेनेंस कैसी है कैसी नहीं है, ये आप, क्योंकि जो आदमी गाड़ी चला रहा है ना 3-4 साल, वही असलियत में बता सकता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है क्या नहीं है। बट क्या कहना है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सस्ते हैं, हम ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं, हम ज़्यादा बेटर हैं। अब ये कितने बेटर है ये 2-3 साल के अंदर पता लगेगा, जब गाड़ी अपनी लगभग 40% आयु पूरी कर लेती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो का करते हैं अंत। आपको किया सोनेट फेसलिफ्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। जब भी गाड़ी चलाएं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें, देश में एक सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं। जय हिंद कहें, एक अच्छे मानव बने।